Hello and welcome to Daily Answer Writing Discussion Lecture, Day 11. Topics for Day 11 were constitutional bodies. Let's have a quick look of the question paper first. 3 markers, 89 Constitutional Amendment Act, 15th Finance Commission, Solicitor General, National Commission for Backward Classes and GST Council. 6 markers and 5 markers. Briefly describe the composition and function of Finance Commission. Mention the provisions to ensure independence of UPSC. Functions of Attorney General, discuss the powers and limitation of Election Commission of India in conducting free and fair elections, elaborate the objectives and responsibility of National Commission of ST. 15 marker, evaluate the role of CAG in parliamentary democracy, also suggest reforms to be made in office of CAG. So these were the questions. Now let's begin with the discussion first. First question is 3 marker. First 3 marker, 89th Constitutional Amendment Act. इस 3 मार्कर में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इट एडेड आर्टिकल 338A फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर एसटीज एंड अमेंडेड आर्टिकल नंबर 338 फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट कमीशन फॉर एससीज. सेकंड पॉइंट में अपन इसमें लिखेंगे पास्ड इन ईयर 2003. तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे कि कमीशन का जो स्ट्रक्चर है ना, कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है, कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन है ना, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्कर है दैट इज 15 फाइनेंस कमीशन. 15 का फाइनेंस कमीशन में सबसे पहला पॉइंट आएगा कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 380 इन द ईयर 2017 फॉर द टेन्योर ऑफ 2020 टू 2025. इस टेन्योर के लिए हिंदी में अगर क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के प्रयोग से राष्ट्रपति द्वारा 15 फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया 2017 में, जिसकी की काल अवधि जो है 2020 से लेकर 2025 के बीच में रहेगी. सेकंड पॉइंट लिखेंगे हेडेड बाय एनके सिंह है ना, एनके सिंह की अध्यक्षता में बनाया गया. तीसरे में लिखेंगे रिकमेंडेशन. पहला रिकमेंडेशन पॉपुलेशन, मतलब कुछ रिकमेंडेशन लिख सकते, सारे तो नहीं लिख सकते. तो पहला रिकमेंडेशन लिखेंगे ना वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेंटर और स्टेट के बीच में उसको रिड्यूस किया गया 1% से 42% जो है सेंटर से स्टेट के को हम देते थे पहले एज अ टैक्स प्रोसीड. अब उसका खाली 41% हम देंगे. तो सबसे पहला रिकमेंडेशन तो ये दिया. सेकंड रिकमेंडेशन पॉपुलेशन बेस ईयर बदल दिया है. पहले पॉपुलेशन बेस ईयर 1971 के हिसाब से लिया जाता था ताकि जो लोग हैं उनको जो मतलब जो जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल में अच्छा काम किया उनको थोड़ा सा नुकसान ना हो इस वजह से. लेकिन इस बार जो है 2011 की सेंसस की पॉपुलेशन को फाइनेंस कमीशन ने अकाउंटेंसी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड के लिए लिया है ना. तो ये जो मेजर रिकमेंडेशन है वो लिखेंगे. तीसरा जो 3 मार्कर है दैट इज सॉलिसिटर जनरल. सॉलिसिटर जनरल सबसे पहला पॉइंट आएगा कि सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया सबऑर्डिनेट टू अटॉर्नी जनरल. सेकंड लॉ ऑफिसर होता है, अटॉर्नी जनरल का सबऑर्डिनेट होता है. इसके साथ में इसमें सेकंड पॉइंट जो अपन लिखेंगे दैट इज अपॉइंटेड बाय कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स है ना. कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स अपॉइंट करती है. टेन्योर लिखेंगे, टेन्योर टर्म ऑफ ऑफिस इज 3 years. नेक्स्ट इज फंक्शन. फंक्शन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन कोर्ट्स. करंट सॉलिसिटर जनरल का नाम लिखेंगे दैट इज तुषार मेहता. व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर वेलफेयर ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है ना. अंडर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 338B है ना, क्रिएटेड बाय या फिर एडेड बाय 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. ये सबसे पहला पॉइंट होगा. सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे कि प्रीवियसली इट वाज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है ना, एस्टैब्लिश्ड इन 1993. तो 2 पॉइंट इसमें भी हमने मर्ज किया, 2 फैक्ट्स है ना. साथ ही साथ इसमें तीसरे पॉइंट में लिखेंगे करंट चेयरपर्सन का नाम दैट इज भगवान लाल साहनी. तो इस तरीके से आप पूरा की पूरा उसको लगा सकते हैं. साथ ही साथ इसमें अगर आप चाहें तो कंपोजिशन वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ द जो काउंसिल का कंपोजिशन है या कमीशन का कंपोजिशन है वो क्या है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं. चेयरपर्सन के साथ कितने मेंबर्स हैं है ना, वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज जीएसटी काउंसिल. जीएसटी काउंसिल को सबसे पहले बताएंगे कि व्हाट इज जीएसटी काउंसिल. तो जीएसटी काउंसिल इज अ काउंसिल टू टेक डिसीजंस ओवर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन द कंट्री कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 279A. जीएसटी के ऊपर डिसीजन लेने के लिए काउंसिल बनाया गया दैट इज जीएसटी काउंसिल, जो कि संविधान के अनुच्छेद 279A के अंतर्गत के अंतर्गत बनाया गया है. और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि जीएसटी एक्ट है उसके माध्यम से हमने बनाया है. कंपोजिशन लिखेंगे. कंपोजिशन में क्या लिखेंगे? कंपोजिशन में चेयरपर्सन कौन है? फाइनेंस कमीशन है ना. मेंबर्स कौन है? पहला मेंबर तो जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फाइनेंस फॉर मतलब यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस. और उसके बाद राज्यों के जितने भी हमारे राज्य हैं सबके एक एक रिप्रेजेंटेटिव जो है इसमें मेंबर रहते हैं.
वोट वैल्यूज क्या है? वोट वैल्यूज जो है 1/3 फॉर द सेंटर, दो सेंटर से 2 रिप्रेजेंटेटिव है, एक चेयरपर्सन है और साथ ही साथ एक मेंबर है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस फॉर स्टेट, है ना। इसके बाद में आप जो स्टेट्स का वोट वैल्यू है दैट इज 2/3 और सेंटर का वोट वैल्यू है 1/3, है ना। ये चीजें हैं। डिसीजन मेकिंग कैसी होगी? डिसीजन मेकिंग मेजोरिटी बेसिस पे होगी। तो ये 3-4 पॉइंट जो हम क्लब करके देख सकते हैं वो हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की है। नेक्स्ट इज 6 मार्कर्स। पहला 6 मार्कर है ब्रीफली डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। इंट्रोडक्शन कैसा करेंगे? इंट्रोडक्शन अनुच्छेद 280 आर्टिकल 280 के साथ बना करके करेंगे कि फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द पावर्स कन्फर्ड बाय आर्टिकल 280 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। 15 फाइनेंस कमीशन हमने बनाया भी अभी। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन में आपको बताना है कि 1+4 का कंपोजिशन है, एक चेयरपर्सन है, 4 मेंबर्स हैं, चारों की चारों जो है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं, चेयरपर्सन भी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होता है। साथ ही साथ जब कंपोजिशन लिख रहे हो तो अगर आपको 15 फाइनेंस कमीशन का कंपोजिशन याद है तो एग्जांपल्स के तौर पर 15 फाइनेंस कमीशन के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि चेयरपर्सन के सामने लिख सकते हैं 15 फाइनेंस कमीशन का चेयरपर्सन का नाम एनके सिंह, उसके बाद उसके चारों मेंबर्स जो है उनके नाम आप वहां पर ऐसे कैसे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शंस। फंक्शन जो है सबसे पहला फंक्शन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स प्रोसीड्स के लिए रिकमेंड करना किसको? प्रेसिडेंट को। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, स्टेट्स के बीच में और सेंटर के बीच में, है ना। स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा? जैसे सेंटर से हमने देखा कि 41% ऑफ टैक्स प्रोसीड जो है उसको रिकमेंड किया है फाइनेंस कमीशन ने कि 41 जितना सेंटर के पास है उसका 41% टैक्स प्रोसीड किसको बांटा जाएगा? स्टेट्स को। अब हर एक स्टेट के पास किस तरीके से डिवॉल्व होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये स्कीम बनाने का काम भी किसका है? फाइनेंस कमीशन का। रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन देगा। साथ ही साथ ग्रांट इन एड किस तरीके से दिया जाएगा स्टेट्स को, उसके लिए ऊपर निर्णय करने का काम भी किसका है? वो फंक्शन भी किसका है? फाइनेंस कमीशन का। इसके साथ में स्टेट्स के कंसोलिडेटेड फंड को ऑगमेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है? ऑगमेंट मतलब स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में किस तरीके से फंड डाला जाए, है ना, ऑगमेंट किया जाए फंड को, ताकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्युनिसिपैलिटीज को स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से पैसा मिल सके और वो फंड जो है ज्यादा अच्छी तरह से चल पाए या वो इंस्टीट्यूशन ज्यादा अच्छे से फंक्शन कर पाए। तो ये फंक्शन भी किसका यहां पर माना जाता है? फाइनेंस कमीशन का। नेक्स्ट इज all other matters related to sound finance issued by the president, और जो भी मामले जो कि प्रेसिडेंट चाहता है जिसपे सलाह, है ना, साउंड फाइनेंस के लिए वो रिकमेंड कर सकता है या वो बोल सकता है फाइनेंस कमीशन को कि इस पे हमको मतलब इस पे हमको सुझाव जो आप दीजिए। साथ ही साथ एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 फाइनेंस कमीशन ऑल्सो हैज द पावर्स ऑफ अ सिविल कोड। साथ ही साथ इसमें एक और जो चीज आती है दैट इज की किस तरीके से, है ना, पॉपुलेशन के बेसिस पे फंड्स को डिवाइड किया जाएगा, ये भी जो है फाइनेंस कमीशन ही सजेस्ट करता है। अंतिम तौर पे कंक्लूड कैसा करेंगे? 10, है ना, फाइनेंस कमीशन एक्ट एज अ बैलेंसिंग व्हील फॉर फिस्कल फेडरलिज्म। लक्ष्मीकांत का कोट है, ऐसा कैसा अपन ने छापा हुआ है, तो आप सेम टू सेम कोट को यूज कर सकते हैं कि फिस्कल फेडरलिज्म के बैलेंसिंग व्हील की तरह जो है ना, फाइनेंस कमीशन काम करता है। ये कंक्लूजन लाइन आपका होगा। सेकंड जो आंसर है दैट इज क्वेश्चन है दैट इज मेंशन द प्रोविजंस टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ यूपीएससी। अब यूपीएससी वाला जो क्वेश्चन है इसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? इंट्रोड्यूस वापस वही आर्टिकल्स के बेसिस पे करेंगे कि यूपीएससी इज द सेंट्रल रिक्रूटिंग बॉडी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 315, है ना। तो इस तरीके से आप इसको इंट्रोडक्शन करेंगे, है ना। इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए क्या क्या प्रोविजन? तो सबसे पहला प्रोविजन है कि चेयरपर्सन और द मेंबर ऑफ यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड बाय ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन मैनर एंड ऑन ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके प्रावधान और ये सब चीजें दे रखी है उसी प्रावधान और उन्हीं तरीकों के हिसाब से, उसी प्रोसीजर के हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको रिमूव कर सकता है, इनके मेंबर्स को। ये सबसे बड़ा सेफ गार्ड है। सेकंड, कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द चेयरपर्सन कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सर्विस के दौरान में किसी भी व्यक्ति का, किसी भी चेयरपर्सन के मेंबर का जो है टर्म ऑफ सर्विस जो है खत्म नहीं कर सकते या फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते, अल्टर नहीं कर सकते। अगर चेंज किया भी गया तो नेक्स्ट इनकम्बेंट जो व्यक्ति आएगा, मतलब जो नेक्स्ट व्यक्ति आएगा उसके लिए, जो नेक्स्ट चेयरपर्सन आएगा उसके लिए लागू होगा, जो प्रेजेंट रनिंग चेयरपर्सन उसके ऊपर लागू नहीं होगा। तो ये इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए, है ना। एंटायर एक्सपेंस जो है सैलरीज, अलाउंस और ये सब चीजें जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज है, इसलिए उसके लिए अगर आपको कुछ चेंजेस करने तो पार्लियामेंट से आपको लॉ पारित करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अवेलेबल है। साथ ही साथ यूपीएससी का जो चेयरपर्सन है, जो भी चेयरपर्सन रिटायर हुआ है, उसको कहीं पे भी गवर्नमेंट सर्विस दूसरी जगह नहीं कर सकता, ताकि बायसनेस और उनकी ट्रांसपेरेंसी और न्यूट्रलिटी को इंश्योर किया जा सके। साथ ही साथ अ मेंबर ऑफ यूपीएससी, है ना, is eligible for appointment as the chairperson of UPSC or a state or state public service commission
बट नॉट फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट और इंडिया। मतलब कि अगर कोई मेंबर है यूपीएससी का तो खाली चेयरपर्सन के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है, या किसके चेयरपर्सन, यूपीएससी के चेयरपर्सन, या फिर स्टेट जो कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके चेयरपर्सन के तौर पे अन्य कोई शासकीय सेवा या अन्य कोई गवर्नमेंट सर्विस वो नहीं ले सकता। ये इसमें एक तो मेजर प्रावधान है। साथ ही साथ द चेयरमैन ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस। वापस से रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल नहीं है। मतलब कहीं भी ऐसा सोचा जाए कि बायसनेस दिखा दे और वापस से हमको रीअपॉइंट कर देगी गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट के पक्ष में अगर हम जाकर के किसी व्यक्ति का रिक्रूटमेंट कर दें तो ऐसा माना जाए कि मतलब ऐसा बेनिफिट हमको मिल जाए कि हम वापस से रीअपॉइंट हो सकते हैं, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन उसको बार करता है कि रीअपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी इज नॉट पॉसिबल टू द सेम पोजीशन, है ना। और दूसरी पोजीशन पे भी एज सच अपॉइंट नहीं हो सकते क्योंकि उसके पहले वाले प्रावधानों ने ये देखा भी, मतलब ये अंतिम सर्विस उसकी गवर्नमेंट के अंदर में होगी। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसा करेंगे? दस यूपीएससी एक्ट एज अ वॉचडॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम इन दिस कंट्री। मतलब कि मेरिट सिस्टम का जो वॉचडॉग है, जो प्रहरी है, उसकी तरह ये यूपीएससी की संस्था जो है काम करती है और मतलब इंडिपेंडेंटली काम करती आई है और अच्छे सिविल सर्विस सर्वेंट्स जो है गवर्नमेंट को रिक्रूट करके देती आई है। तो ये इस तरीके से इसको हम कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ अटॉर्नी जनरल। इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे? अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ पर्सन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अटॉर्नी जनरल कौन है? अटॉर्नी जनरल भारत के पहले विधि पुरुष हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत अपॉइंट किए जाते हैं, है ना। बॉडी में क्या लिखेंगे? ड्यूटीज और फंक्शंस पूछिए, सीधा सीधा ड्यूटीज और फंक्शंस लिखेंगे। पहला फंक्शन टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोथ ऑन लीगल पर्पसेस as well as referred to him by the president। प्रेसिडेंट जो रिफर करे उस पर्पस पे, या फिर गवर्नमेंट को कोई लीगल सलाह चाहिए, विधिगत सलाह चाहिए, तो वो उस पे सलाह देगा। साथ ही साथ ऐसी सारी ड्यूटीज जो भी लीगल कैरेक्टर की हो, जो कि उसको प्रेसिडेंट के द्वारा असाइन की जाए, वो सारी ड्यूटीज वो परफॉर्म करेंगे अटॉर्नी जनरल, है ना। तो डिस्चार्ज द फंक्शंस कंफर्म्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर उनके ऊपर कोई फंक्शंस को दिया गया है तो उसको वो मतलब ओब्लाइज करके उनको फॉलो करेंगे। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना कोर्ट्स में, है ना। उसके बाद जो अगर सेंट्रल पीएससीज हैं, इनके केसेस जो है कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में अगर कहीं चल रहे हैं तो उनको उनके लिए काम करना, है ना। लीगल एडवाइस देना कोई भी कानून के ऊपर कि हाँ ये कानून में क्या लीगल लूपहोल्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इनके ऊपर एडवाइस देना, ये सब काम जो है एक अटॉर्नी जनरल का होता है। अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं। तो ये सब चीजें हम इसके अंदर मेंशन करेंगे ड्यूटीज एंड फंक्शंस में। नेक्स्ट इज डिस्कस द पावर एंड लिमिटेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, है ना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन कैसा करेंगे? आर्टिकल नंबर 324 के साथ इंट्रोडक्शन करेंगे कि आर्टिकल नंबर 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, है ना, फॉर द टेन्योर ऑफ 5 years, है ना। और क्या काम करता है? टू कंट्रोल ओवर द डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ओवर द इलेक्शंस ऑफ एमएलएज, एमपीज, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन सब के इलेक्शन को सुपरवाइज करने का काम करता है। इसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस जो पूछा है वो मेन क्वेश्चन लिखेंगे। पावर्स एंड फंक्शन में एक तो इलेक्टोरल रोल तैयार करना, रिसर्च एक्टिविटीज कंडक्ट कराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, ट्रांसपेरेंसी और इन सब चीजों के लिए जो भी रिसर्च एक्टिविटीज जैसे कि हमने देखा वीवीपैट का लाना, है ना, ये सब चीजें जो है इनके फंक्शंस में है ना। कुछ भी ऐसी चीज जिससे कि वोट परसेंटेज बढ़े, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्ट्रेशन देना, है ना, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा देना, उनको साइंस एंड सिंबल्स देना, ये सब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जितने फंक्शंस आप लिख पाए, वैसे तो बेसिकली 11-12 फंक्शंस हमारे पास किताबों में लिखे रहते हैं, उसमें से हमको 4-5 फंक्शन जो हम दे पाए वो देंगे, क्योंकि हमारे पास 6 मार्कर और सेकंड पार्ट भी हमको एड्रेस करना है। सेकंड पार्ट क्या है? लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती है इलेक्शन कमीशन की? लिमिटेशंस बहुत सारी है, जैसे कि जहां पर उनकी इंडिपेंडेंस सिक्योर्ड नहीं है। इंडिपेंडेंस कहां सिक्योर्ड नहीं है? इंडिपेंडेंस बहुत सारी जगह पर सिक्योर्ड नहीं मिलती इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। जैसे कि आप देखेंगे कि दे कैन नॉट डी रजिस्टर एनी पॉलिटिकल पार्टी। साइमल्टेनियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डू नॉट हैव द मतलब एक ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम नहीं कर सकता। अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट जो है कैबिनेट कमेटी और अपॉइंटमेंट्स के थ्रू ही किए जाते हैं। तो ये भी एक मतलब एक प्रावधान है कि वो वही अपॉइंटमेंट के लिए जो है रिकमेंडेशन देंगे जो गवर्नमेंट में है ऑलरेडी, तो बायसनेस होने का चांसेस हो सकती है।
ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जो कि यहाँ पर जो लूप होल्स की तरह, लिमिटेशंस की तरह इलेक्शन कमीशन के लिए काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी चार्जेस इलेक्शन में खर्च होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज नहीं होते, अलग से एक निधि निकाली जाती है, वहां से चार्ज होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लूप होल से, लिमिटेशन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, है ना, इस वजह से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्री एंड फेयर काम नहीं कर पाता। तो ये दोनों चीजें को एड्रेस करना है। पहली चीज पावर्स एंड फंक्शंस क्या है, और सेकंड पार्ट में कि क्या लिमिटेशंस हैं ना फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, क्यों नहीं करा पाते, कितनी बार ऐसा क्यों देखा जाता है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको डालनी चाहिए। देखा भी गया है पास्ट में, एग्जांपल्स के साथ भी आप डील कर सकते हैं कितनी बार बायसनेस थोड़ी सी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जो है इलेक्शन कमिश्नर की दिखती है, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो उनके टाइम पे होता है। तो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमने बायसनेस पास्ट एग्जांपल्स के तौर पे देखी भी है। वो एग्जांपल्स अगर आप चाहें तो बिना नाम यूज करे आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है एलॉबरेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एसटी, है ना। नेशनल कमीशन फॉर एसटी के ऑब्जेक्टिव्स और जो फंक्शंस हैं वो हमको बताने हैं यहाँ पर, रूल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। किससे स्टार्ट करेंगे? एसटी कमीशन जो है कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से सेपरेट हुआ है? 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। तो ऐसे ही उसको स्टार्ट भी करेंगे कि नेशनल कमीशन फॉर एसटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 338A, है ना, which has been created as a separate commission by 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इस तरीके से हम इसको स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम देंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव सबसे पहला है कि टू ओवरसी द सेफगार्ड्स एंड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव की वेलफेयर के लिए काम करना, और जो भी सेफगार्ड, जो बचाव के लिए प्रावधान अवेलेबल है ना, लॉ के अंतर्गत हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो सकते हैं, उनको देखना, है ना। अब फंक्शंस क्या है? सबसे पहला इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लॉज, और संविधान के अंदर जो भी सेफगार्ड, जो भी बचाव के लिए प्रावधान अवेलेबल है उनको मॉनिटर करना, उनको इन्वेस्टिगेट करना। सेकंड, टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइज ऑन प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए जो भी प्लानिंग प्रोसेस उसमें पार्टिसिपेट करना और एडवाइज करना मिनिस्ट्रीज को, गवर्नमेंट्स को, है ना। इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स ऑफ डिप्रिवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अगर राइट्स को और सेफगार्ड्स को अगर डिप्राइव किया गया, उनको वंचित रखा गया उनसे, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना, उसके ऊपर इंक्वायरी करना, ठीक है। इसके बाद प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करना एनुअली, है ना, एट एनी सच टाइम दैट द कमीशन में सजेस्ट एज फिट टाइम। तो उस टाइम पर जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस करना है, प्रेसिडेंट के सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ दीज सेफगार्ड। जो भी सेफगार्ड्स अवेलेबल है, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स इनके लिए, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, उनके लिए किस तरीके से वो सेफगार्ड काम कर रहे हैं, उसके ऊपर एक रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करना प्रेसिडेंट के सामने। इट कैन ऑल्सो रिकमेंड measures that should be taken by union or state governments for upliftment of the scheduled tribes, for welfare and development of the scheduled tribes and for protecting them from other things, है ना। कल्चर हेरिटेज प्रोटेक्ट करना ट्राइबल, वो भी इन्हीं का काम है। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन जो है आप इसमें लिख सकते हैं। कंक्लूड कैसा करेंगे कि 10 a separate commission for national commission for STs has resulted into the empowerment and a bifurcated or a dedicated lookout through the development and welfare process and on the safeguards of STs। STs के लिए अलग से एक कमीशन बनना, है ना, एक इंपॉर्टेंट कदम साबित हुआ है, जो कि मतलब एक अलग से चैनल मिला है, ताकि जो कि सिर्फ STs के लिए सोचेगा देश के अंदर नेशनल कमीशन। तो इस तरीके से एक इंपॉर्टेंस बताते हुए आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 11 मार्कर, evaluate the role of CAG in parliamentary democracy and also suggest some reforms to be made in the office of CAG। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर मेंस में भी पूछा गया है, सोशल इश्यूज के पेपर में 2 पूछा गया है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ना, डील करने लायक क्वेश्चन है। पहला वाला पार्ट पूछा था, इवैल्यूएट द रोल ऑफ कैग इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। क्या करेंगे इसके लिए? हमको सबसे पहले अगर आप चाहे तो जनरल इंट्रोडक्शन बनाएंगे। जनरल इंट्रोडक्शन कैसे कि आर्टिकल 148 के अंतर्गत, है ना, कैग को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और क्या फंक्शन होता है कैग का, वो हम उसमें लिखेंगे। इसके बाद हम इसमें ये भी चीजें डालेंगे कि जो भी फंक्शंस हैं, मतलब सब पहले पार्ट में हम फंक्शंस डालेंगे जो कि उसका इंपॉर्टेंस बताएगा कि कैग क्या क्या चीजें करता है। कैग ऑडिट करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, कैग कंटिजेंसी फंड का, पब्लिक अकाउंट्स का, है ना, ऑडिट करता है। कैग जो है ऐसी कोई भी अथॉरिटी जो भी प्रेसिडेंट उसको बोले उसका ऑडिट करेगा। कैग जो है PSCs का ऑडिट करेगा। कैग गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करेगा। तो कुल मिलाकर कैग जो है लगभग गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंडिचर्स और सारे ही मतलब जो खर्च किए हैं, भले वो पॉलिसी के अंतर्गत किए, इन सबको ऊपर जो है आपको ऑडिट करके देगा।
है ना। तो ये फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ कैग के जो ऑडिट्स हैं ये एक तरीके से जनता का जो पैसा है ना, उसको सुरक्षित रखने में काम आता है। ये भी एक डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाली बात है कि जनता जो भी टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को पैसा दे रही है, अगर वो फिजूल खर्च हो रहा है तो कैग के ऑडिट में वो पकड़े जाएंगे। कैग ने पास में बहुत सारे स्कैम्स ओपन किए, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो कि प्रूव नहीं हो पाया बाई चांस कोर्ट में, है ना, कोलगेट स्कैम। तो बहुत सारे ऐसे स्कैम्स है जो कि कैग के रिपोर्ट्स के द्वारा ओपन हुए हैं। तो ये भी उसका एक मेजर सिग्निफिकेंस है। स्कैम्स के ओपन होने के माध्यम से, है ना, जनता को अवेयरनेस आती है कि हाँ हमारा पैसा जो है सही सरकार के हाथ में है या नहीं है, ताकि जनता जो है बाद में डिसाइड कर सके कि सरकार कंटिन्यू होनी चाहिए या फिर 5 साल के बाद डेमोक्रेसी के अंतर्गत सरकार को बदल दे, ताकि क्योंकि करप्शन के केसेस बढ़ सकते हैं, बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से कैग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो चेक करता है कि जो जनता का हार्ड एंड मनी टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट के पास गया वो सही तरीके से यूटिलाइज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। साथ ही साथ इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट है, क्योंकि इवैल्यूएट है, मतलब हमको ये भी बताना है कि कहां कहां कैग फेल हुआ है। तो कैग के फेल होने के बहुत सारे कारण है, बहुत सारे क्रिटिसिज्म है कैग के ऊपर। पहली चीज तो ये सिंगल पर्सन ऑफिस है। सिंगल पर्सन ऑफिस का मतलब है कि खाली एक ही व्यक्ति पूरा ऑडिट संभालता है। अगर इतने सारे ऑडिट्स जो मैंने बताया, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट्स, जितने भी ऑडिट्स हैं, इतने सारे अकाउंट्स के ऑडिट करना एक सिंगल पर्सन की बस की बात नहीं है ना, ये हम भी जानते हैं। तो एक सिंगल पर्सन ऑफिस होना भी एक दिक्कत वाला काम है। सेकंड, कैग जो है उसका ऑफिस इंडिपेंडेंट नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जरूर है लेकिन इंडिपेंडेंट सही तरीके से इंश्योर नहीं किया गया है। इट इज मतलब पूरी तरह से ऑटोनोमस काम नहीं कर सकते। साथ ही साथ कैग जो है इसकी जो एडवाइस है दैट इज रिकमेंडरी, है ना, वो पूरी तरह से ऑडिट करने के बाद भी उसको खाली प्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे खाली डिस्कस होती है उनकी टेबल्स, है ना। वो ज्यादा से ज्यादा मतलब पार्लियामेंट के अंदर जो है ना टेबल कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट को। बाकी उसके ऊपर पॉलिसी में क्या रिफॉर्म लाने की जरूरत है उसको सजेस्ट नहीं कर सकते। जैसे मनरेगा मोस्ट करप्ट स्कीम का दर्जा मिला हुआ है, कैग ने भी ऑडिट्स किए होंगे मनरेगा में, कहां का लूप होल्स है उसको पूरा भी करने की कोशिश की होगी, लेकिन एडवाइजरी स्टेप्स नहीं दे सकते, रिकमेंड नहीं कर सकते। ये कैग की अथॉरिटी के अंदर नहीं आता कि वो रिकमेंड करके उस स्कीम्स को बदले कि यहां वेस्टेज हो रहा है। वो काम किसके पास है अभी भी, है ना, वो काम पूरा की पूरा पार्लियामेंट के पास है या फिर गवर्नमेंट के पास ही, कौन से स्कीम में किस माध्यम से खर्चा करना है या नहीं करना, ये सिर्फ खाली एडवाइस कर सकते हैं। और वो एडवाइजरी वो है, बाइंडिंग नहीं है। ये भी एक लिमिटेशन है, मेजर लिमिटेशन है, जो कि कैग की जैसे इंस्टीट्यूशन को कमजोर बनाती है। साथ ही साथ, है ना, कैग का जो ऑफिस है उसमें बहुत सारे लीकेजेस देखे गए पास, जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और ये सब जितने घोटाले जो हुए थे, इसकी रिपोर्ट जो है पहले से लीक हो गई पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन होने से पहले, जिसके कारण जो है ना, जो हाइप मिला, पॉलिटिकल हाइप मिलने के कारण सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाई, ठीक है। और फेलियर भी साबित हुआ उस टाइम पे कि हाँ कैग जो है प्रूव नहीं कर पाई कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ या नहीं हुआ, और सारे के सारे आरोपी जो है बरी हुए। तो ये भी एक मेजर ड्रॉबैक जो है हम बोल सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप जितने लिमिटेशंस आप सोच सकते हैं कि कैग के ये लिमिटेशंस हैं, वो आपको इवैल्यूएशन में डालना है। साथ ही साथ जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, दैट इज रिकमेंड सम स्टेप्स। तो रिकमेंड क्या करना है, ऑन एनलार्ज द ऑफिस ऑफ कैग। जो भी आपने लिमिटेशन दिया, लिमिटेशन के बेस पर आप रिकमेंडेशन दीजिए। कैग का ऑफिस बड़ा कीजिए, उसमें कर्मचारी बढ़ाइए और उसको ऑडिटिंग की और ज्यादा परमिशन दीजिए। कैग का रोल खाली एडवाइजरी ना करते हो, बाइंडिंग बनाइए कि हाँ जहां जहां पर भी पैसा ज्यादा वेस्ट होता है वो बाइंडिंग हो। कैग के ऑफिस को और इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बनाया जाए, ताकि कैग जो है हर तरह के फंड्स को सही तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसके ऊपर रिकमेंडेशन और बाइंडिंग तरीके से रिकमेंडेशन दे पाए, है ना। जो वेस्ट मनी हो रहा है उसको मतलब तुरंत ही रोकने का अधिकार भी दिए जा पाए, ना। हमने यहाँ पर वर्ड तो यूज किया है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, लेकिन वास्तविक जो काम है वो कंट्रोलर का काम तो नहीं है, खाली ऑडिट करने का काम है। कंट्रोलर का मतलब होता है कि फंड्स को कंट्रोल कर पाए, लेकिन कैग जो है फंड्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, खाली ही कैन ऑडिट द एक्सपेंडिचर आफ्टरवर्ड्स, है ना। किस तरीके से वो स्कीम जो है एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो मतलब प्रोएक्टिव तरीके से रोल नहीं निभा पाते कैग के ऑफिस, क्योंकि ये फंक्शंस जो है कैग को अलॉटेड कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं है। प्रोएक्टिव रोल कैसा कि जब पॉलिसी बनी उसी टाइम पे पॉलिसी बेसिस पे अगर कैग ऑडिट करे तो हो सकता है कि पॉलिसी के लूपहोल्स कैग अच्छी तरह से बता पाए कि ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस की वजह से कि कहां का इसमें लीकेजेस के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए इन लीकेजेस के चांसेस को पहले ही बंद कर दिया जाए ताकि यूटिलाइजेशन पब्लिक फंड इज इन राइट हैंड्स, है ना। लेकिन ये प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है, पूरी की पूरी खर्चा हो जाता है, करप्शन हो जाता है, उस वक्त करप्शन को खाली, है ना, इन्वेस्टिगेट करने का, खोजने का काम जो है कैग के हाथ में दिया हुआ है। प्रोएक्टिव रोल के जैसे काम यहाँ पर नहीं दिया हुआ। कंट्रोल करने का काम नहीं है, कंट्रोल करने का काम जो मैं बोल रहा हूँ कि कैसा नहीं है ना, कैग ये बता सकता है खाली कि कहाँ पे वेस्टेज यूज हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ, कितना फंड कहाँ पे यूटिलाइज होना था, कहाँ पे नहीं हुआ, ये सब चीजें, इन सब चीजें को ऑडिट कर सकता है।
लेकिन क्या कंट्रोल नहीं कर सकता कि यहाँ पे फिजूल खर्च हो रहा है, इसको कंट्रोल करके इसको बंद कर दिया जाए। तो कंट्रोलर का काम जो है कैग अभी भी ऑफिस के तौर पर नहीं निभाता। तो ये सब जो है ये रिकमेंडेशंस आप दे सकते हैं। कैग का काम होना चाहिए कंट्रोल करना, क्योंकि उसका नाम में लिखा है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, तो कंट्रोलिंग फंक्शंस भी कैग के हाथ में देना चाहिए, ताकि मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड अगर हो रहा हो तो कैग उसको तुरंत ही रोक पाए। तो ये रिकमेंडेशन के तौर पे आप यहां पर दे सकते हैं। रिकमेंडेशन से ही आपको कंक्लूजन बनाना है ना, और उसके बाद आपको कंक्लूड करना है कि 10 कैग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि फाइनेंशियल डेमोक्रेसी को इंश्योर करना, पब्लिक के हार्ड एंड मनी को किस तरीके से गवर्नमेंट यूज कर रही है, स्पेंड कर रही है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लेना, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तय करने का काम जो है कैग अच्छी तरह से कर सकता है, क्योंकि कैग की द्वारा प्रेजेंट की गई टीम जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट के पटल पे जो है टेबल पे जो है रखी जाती है, उस पर डिस्कशंस होते हैं, और डिस्कशंस के दौरान स्क्रूटनी होती है। कौन स्क्रूटनी करता है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और ये सब अकाउंट जो कमेटी है ये स्क्रूटनी करती है कैग की रिपोर्ट की, और इस कैग की रिपोर्ट की स्क्रूटनी करने की वजह से ही है ना लोगों में जागरूकता आती है कि जो इनकम्बेंट सरकार है वो सही तरीके से पब्लिक फंड्स को यूटिलाइज कर रही है या नहीं कर रही है। तो कैग का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसके साथ महत्वता के साथ उसको बताते हुए आपको कंक्लूड करना है, क्योंकि वे फॉर्मेट में आप ऑलरेडी रिकमेंडेशन दे चुके हैं कि क्या क्या उसमें हमको सुधार करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को डील करेंगे। इवैल्यूएशन है इसलिए पॉजिटिव्स देंगे, कैग के फंक्शंस बताएंगे, इंपॉर्टेंस बताएंगे, और कहां का कैग फेल होता है वो भी बताएंगे। साथ ही साथ वे फॉरवर्ड देंगे, जो फेलियर्स हैं उसको किस तरीके से सुधारा जाए ये वे फॉरवर्ड देंगे, और महत्वता बताते हुए हम उसको कंक्लूड करेंगे, है ना। फंक्शंस के बीच में हम ये भी बता सकते हैं कहां का कैग ने अच्छा काम किया, स्कैम्स के हमको जो नाम देने बीच में बताया वो आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील किया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप आपको ये डिस्कशन लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये डिस्कशन लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन and subscribe the channel, share and like as much as you can. Till then, stay home, stay safe, study online. Thank you.